या रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लासेस। अब ये स्टोरेज क्लासेस क्या होता है हम ये समझते हैं। तो स्टोरेज क्लासेस से पहले हम समझ लेते हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम, बिकॉज ये दो जो चीज है उसी के ऊपर हमारा डिपेंड है स्टोरेज क्लासेस। ओके, तो ये स्टोरेज क्लासेस क्या होता है? तो सबसे पहला है स्कोप एंड सेकंड है लाइफ टाइम। तो क्या होता है स्कोप और क्या होता है लाइफ टाइम? चलो ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको जस्ट आंसर देना है उसका। यहाँ पे आपका इनपुट लगेगा। ओके, सो थोड़ा देखना और फिर आंसर देना। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। math 1 int a। सपोज मैंने int a लिया, 200 कर दिया एंड सिंपली प्रिंट करो प्रिंटेड डबल कोट %d कॉमा a। तो बताओ व्हाट्स द आंसर? क्या रहेगा आंसर? क्या रहेगा? चलो बताओ। सबका चाहिए मेरे को आंसर। 12 लोग हैं यहाँ पे। गलत तो गलत, कोई इशू नहीं है। यस चिन्मी, नीतांत, वैष्णवी, सुमित, हिमांशु, हर्ष। अच्छा हिमांशु ने तो डाल दिया। कामना, मोनाली। या गाइस, आपके भी इनपुट चाहिए। या किसी का इस बार गलत नहीं होगा, आई नो दैट। सभी के आंसर सही रहेंगे जो है 10। तो ये चीज आपको समझ गई है ना, कि अगर हमने फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल है तो वो वही वाला आएगा। ये वाला गेट नहीं होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो ये देखो, अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। नो डाउट आपको 10 ही मिलेगा। ऑफ कोर्स सबने वही गेस किया था और आंसर भी 10 ही है। ओके, अभी अगर मैं यहाँ से हटा दूं, सो व्हाट्स द आंसर? अभी क्या आंसर होगा? या मैंने डिलीट कर दिया। शिवम says 200, Sumit says garbage value, Chinmay says 200, Himanshu says 200. Anyone else? कोई और है? शिवम शिवम says nothing. सुमित से या एरर। ओके, तो सुमित के दो आंसर है, गार्बेज वैल्यू। ओके, बाकी लोग सोच रहे क्या? ठीक है, स्लो है थोड़ी प्रोसेसर, कोई बात नहीं। अरे सिंपल बात है यार, अगर आप किसी को बुला रहे हो और वो बंदा घर पे है ही नहीं तो क्या वो आएगा? नहीं, दूसरे का घर का थोड़ी आएगा। तो यहाँ आएगा एरर। क्या आएगा? एरर, बिकॉज ए अवेलेबल ही नहीं है मेन फंक्शन के अंदर। यू कैन सी, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और यहाँ पे आगे एरर क्या बोल रहा है? एरर क्या बोल रहा है? चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। ए इज अनडिक्लेयर्ड इन मेन फंक्शन, मतलब ये ए क्या है? डिक्लेयर ही नहीं है, मतलब ए मेन के अंदर है ही नहीं। तो सर इसमें है ना, अरे तो भाई वो तो दूसरे के घर का है ना, दूसरे के घर का थोड़ी आएगा, मैंने तो बताया था ना। तो ए इसके अंदर होना चाहिए तभी जाके वो आएगा। सो इट इज कॉल्ड एज स्कोप। इसी को क्या बोला जाता है? स्कोप। क्या बोला जाता है? स्कोप। मतलब सर ये कहाँ तक विजिबल हो रहा है, ये जो वेरिएबल आपने बनाया वो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी कोड लिखोगे, जितने भी स्टेटमेंट लिखोगे, वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज स्कोप। तो ए का स्कोप कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो जिंदा होगा और यहाँ पे वो मर जाएगा। सिंपल बात, इसके बाहर वो कहीं पे भी एक्सेस नहीं होगा। आप देखो इसको यहाँ से इधर कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कॉल होगा ना, बिकॉज ए का स्कोप इसी माई फंक्शन के अंदर है। और नेक्स्ट चीज, आप उसको दूर से कॉल नहीं कर सकते हो।
कॉल करना मतलब यूज करना आप नहीं कर सकते बिकॉज वो वहां पे है और ये यहाँ पे है, मैं यहाँ तू वहां वाला केस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलो हम पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल रेफर टू द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, डिफरेंट ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हैव एक्सेस टू द वेरिएबल, कहाँ तक एक्सेस रहेगा, कौन से डिफरेंट पार्ट तक, सो इट इज कॉल्ड एज स्कोप। इन अदर वर्ड, वेयर द वेरिएबल इज विजिबल, मतलब आप कहाँ तक उसको यूज कर सकते हो, उसी को बोला जाता है विजिबिलिटी या फिर स्कोप। ओके, सो इट्स अ सिंपल थिंग, स्कोप। अब किस किस वेरिएबल के स्कोप बहुत ज्यादा होते हैं, किस किस वेरिएबल के स्कोप कम होते हैं, जैसे ये जो है ये लोकल वेरिएबल कहलाता है जब ये फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट को पढ़ते हैं, देन लाइफ टाइम पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं। So there are two type of variables, local variable and global variable. Local and global में scope का ही difference है सर, मतलब देखो सिंपल बात है, आप इस a वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये लोकल है, तो आपको पता है ना लोकल करेंसी एंड ग्लोबल करेंसी। सिंपल, जैसे लोकल करेंसी इन द सेंस, अगर मैं 10 रुपए का नोट लूं और मैं अमेरिका चला जाऊं या फिर यूएसए चला जाऊं या फिर दुबई चला जाऊं, तो वो 10 रुपए के नोट मेरे नहीं चलेंगे, वाई, बिकॉज इट इज अ लोकल करेंसी, और जो कि सिर्फ इंडिया में चलेंगे। बट अगर मैं सोना लेके जाऊं, सपोज 10 ग्राम का सोना, बिकॉज कल धनतेरस है ना, मतलब अभी धनतेरस चालू हो गई ना, हैप्पी धनतेरस टू ऑल। ओके, तो हमने सोना 10 ग्राम का सोना हमने लेके चल दिया, मतलब 1 तोला, है ना। तो हमने ले लिए और अपन चले गए, यूएसए चले गए, तो क्या मेरे को उसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा? यस, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल करेंसी। तो ग्लोबल करेंसी मतलब जो सभी इधर एक्सेप्टेड है, और लोकल करेंसी मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे एक्सेप्टेड है। तो सेम चीज ये लोकल वेरिएबल्स है, तो लोकल वेरिएबल जो है वो सिर्फ यहीं पे एक्सेस होंगे, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जो सभी इधर आप एक्सेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे देखो इंट जी कर दिया, गोल्ड बोला था ना, तो जी कर दिया और इसके अंदर डाल दिया सपोज 22, तो इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, इस फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। मैं प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन बनाऊं, उन सारे फंक्शंस में मैं उसको हैप्पीली कॉल कर सकता हूँ, देयर इज नो इशू। वाई सर? बिकॉज इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ये है क्या है, ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर भी, कहीं पे भी, बिकॉज उसका स्कोप जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है, पूरे फंक्शंस में आप यूज कर सकते हो। देखो कंपाइल कर रहा हूँ, देखो प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, देखो 22। अब ये जी लिखा है तो वो ग्लोबल हो गया, ऐसा नहीं है, कोई भी नाम रख सकते हो। तो फिर सर प्रॉब्लम, मतलब कैसे पता चलेगा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल? सिंपल बात, अगर कोई वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर किया है, कहीं पे भी, यहाँ पे क्यों ना, आप पैरामीटर्स के अंदर भी कर रहे हो या फिर इसके अंदर कर रहे हो, तो वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। सर मेन में भी, यस, मेन के अंदर भी आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको भी आप लोकल वेरिएबल कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करते, आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हो। मतलब देखो इसके अंदर भी नहीं किया हमने, इसके अंदर भी नहीं किया, उनके बाहर किया, सबसे टॉप में किया, तो इस कॉल एज ग्लोबल वेरिएबल, जो सभी में एक्सेस होगा। तो मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने बोला था ना, ये कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा ग्लोबल वेरिएबल का, बट मैंने वहां पे यूज किया था, और वहां पे शायद पता नहीं क्या यूज किया था, लूप या समथिंग कुछ, है ना, ऐसा कुछ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था टोटल, बिकॉज टोटल को हम बहुत जगह पे यूज कर रहे थे वेरिएबल्स को, या तो फिर प्लेट्स, ऐसा कुछ तो बनाया होगा मैंने ग्लोबली। तो वो जो चीज है, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल, बिकॉज उसका मैं इस फंक्शन में भी कॉल कर सकता हूँ, इसमें भी, मेन में भी, सभी इधर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो दोज आर ग्लोबल वेरिएबल। चलो, लोकल वेरिएबल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, द लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, तो वो फंक्शन के अंदर रहेगा। द लोकल वेरिएबल इज विजिबल ओनली इनसाइड देयर फंक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स को दिखेगा, बाहर के स्टेटमेंट्स को नहीं दिखेगा, मतलब नॉन एक्सेसिबल रहेगा। ओनली स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन कैन एक्सेस दैट लोकल वेरिएबल। ओके गुड, एक्सेस करना मतलब उसमें डेटा भी डाल सकते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो। द लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर व्हेन द कंट्रोल एंटर द फंक्शन। क्या बोल रहा है? कंट्रोल इंटर, तो सर ये मतलब हरे कर्ली ब्रेसेस जब ओपन करते हैं तब हम डिक्लेयर करते हैं, वैसे वाले वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, ऐसा बोला है उन्होंने। तो लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर व्हेन द कंट्रोल इंटर, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस कॉल्ड एज कंट्रोल इंटर अ फंक्शन एंड लोकल वेरिएबल गेट डिस्ट्रॉयड, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या कर लेंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब मेमोरी इरेज हो जाएंगे, छोड़ देंगे वो, है ना, जो कंज्यूम की हुई मेमोरी है उसको डीएलोकेट कर देंगे। तो वो कब होगा? यहाँ पे, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल गेट डिस्ट्रॉय व्हेन द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन, तो एग्जिट मतलब क्या है? ये कर्ली ब्रेसेस जहाँ क्लोज होता है वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सर मतलब सिंपल बात है मेरे भाई,
अगर मैंने a प्लस प्लस कर दिया सपोज यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल की तो बात बाद में करेंगे। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने माय फन को कॉल किया, ठीक है, ओके, और मैं इसको प्रिंट भी करा रहा हूँ। तो आप ही बताना कि क्या आउटपुट आएगा। चलो बताओ तो क्या आंसर आएगा। आप सभी को पता है। हाँ, ये इसको मैं वॉइड कर लेता हूँ बिकॉज देयर इज नो रिटर्न, वहां से मैं कोई रिटर्न नहीं कर रहा। बताओ क्या आंसर आएगा। गुड हर्ष, गुड हिमांशु, एनीवन एल्स, सुमित गुड। आई नो दैट अब आज अभी सभी लोग आंसर दे पाएंगे बिकॉज सभी को पता है, अभी ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। ओके गुड यार, मतलब है ना, इम्प्रूवमेंट्स है, गुड। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंपाइल एंड यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एंड यू कैन सी आपने जो बोला था वो एग्जैक्टली सही है। बट क्या अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूं, 2 बार मैंने क्या कर लिया, फिर से कॉल किया। सो अभी बताओ आउटपुट, फिर से फ्रेश आउटपुट आप डालो, क्या आएगा। यस गाइस, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, आराम से सोचो क्या आएगा। शायद नहीं, अभी कंफर्म कंफर्म वाला बताओ। हाँ 3 बार कॉल किया, सो 3 बार प्रिंट होगा ना, और वो भी क्या प्रिंट होगा ये हमें बताना है। सो मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर आया 11 11 11। क्यों यार, पर यहाँ पे तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना। तो सिंपल बात है, आपने जो लगाया जो कंसेप्ट वो एग्जैक्टली करेक्ट है। जेम्स गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखो देखो सिंपल बात है, ये ना मैजिकल बॉक्स है, इसकी तरफ ध्यान दो। या दोज आर मैजिकल बॉक्स, मतलब वो जो एक वेरिएबल हमने बनाया ना वो मैजिकल है। मैजिकल क्यों, बिकॉज वो अपीयर्ड होता है जब कंट्रोल इंटर होता है और उसके अंदर आ जाता है 10 एंड उसको फिर इंक्रीमेंट कर देते तो वो हो जाता है 11 और वो प्रिंट करते हैं जब भी फंक्शन कॉल होता है। तो ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो कॉल हुआ, फिर क्या ए में 10 आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ 11 आया, देन प्रिंट कर दिया, ओके प्रिंट हो गया तो 11 प्रिंट हो गया। देन यहाँ पे क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आया मतलब डिस्ट्रॉय, इसलिए तो बोला मैजिकल डब्बा है। ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मेमोरी से इरेज हो गया, ओके। फिर क्या होगा, सेकंड फंक्शन कॉल होगा, फिर से सेकंड स्टेटमेंट में फिर से कॉल हुआ, फिर से अपीयर्ड होगा बिकॉज मैजिकल बॉक्स ना, फिर से क्रिएट हुआ, फिर से उसका नाम हमने दे दिया, एक वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाइड हुई, उसको नाम आया, उसको क्या आया 10 आ गया, फिर से इंक्रीमेंट हुआ 11 हो गया, फिर से प्रिंट हुआ तो 11 प्रिंट होगा, ओके। फिर गेट डिस्ट्रॉयड मतलब डिस्ट्रॉय मतलब क्या, इरेज है ना, बिकॉज मैजिकल बॉक्स। फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से वेरिएबल आया, मतलब मेमोरी में मेमोरी ऑक्यूपाइड हुई, देन उसके बाद ए आया, राइट। तो या तो फिर से उसमें क्या आया 10, देन फिर से एक से इंक्रीमेंट हो गया एंड 11 एंड फिर से यहाँ पे, करेक्ट है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये मैजिकल बॉक्स है ना, हमेशा 11 ही आंसर आया बिकॉज वो गेट डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ा था ना लोकल वेरिएबल वही के वहीं पे डिस्ट्रॉयड होता है। बट कोई कोई वेरिएबल ऐसे होते हैं जो वहां पे डिस्ट्रॉयड नहीं होते, इस चीज को। हाँ तो आप लोग सही थे, 11 11 11 इज द करेक्ट आंसर। तो इस चीज को बोला जाता है स्कोप एंड लाइफ, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ। इसकी लाइफ है, एक ही लाइफ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके बेचारा यहाँ तक ही जीता है, इसके बाद नहीं जीता बिकॉज मेमोरी डीलोकेट हो जाती है। तो सर ऐसे भी वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी लाइफ सॉरी लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, यस देयर आर सम वेरिएबल्स दैट हैव सम एक्स्ट्रा लाइफ्स। तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो वैसे है, यूनिक है। तो अगर आप लगाते हो स्टैटिक, कौन सा कीवर्ड लगाते हो, स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग होता है कांस्टेंट, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट। सर मतलब ये मैजिकल डब्बा नहीं है, सिंपल बात। अगर मैं बोलूँ स्टैटिक, स्टैटिक मतलब अरे फिक्स हो जा, तू ये अपनी मेमोरी एक बार ले ले और तू फिक्स हो जा,
तू अपनी मेमोरी कब डिलीट करेगा, छोड़ेगा, जब ये मेन खत्म होगा, मतलब मेन का जो क्लोजिंग आएगा ना उस टाइम करना, अभी मत कर। तो मतलब ये एक ही बार क्रिएट होगा, मतलब जो बी वेरिएबल है वो एक ही बार क्रिएट होगा। इनिशियली वो 10 रख देगा, ऑफ कोर्स बात है। नेक्स्ट टाइम अगर आप इंक्रीमेंट कराते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर लेता हूँ, सेम कर रहा हूँ, बी को भी अगर मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, और चलो मैं उसको भी प्रिंट करा देता हूँ, तो ये तो आपको पता है, हम आजू बाजू में प्रिंट कर लेते हैं ए और बी को। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा बी मेमोरी से डीएलोकेट नहीं हो रहा है, आपको इसमें इंक्रीमेंटेशन फॉर्म मिलेगा, जैसे जेम्स ने बोला था। यू कैन सी स्टैटिक लगाने से, देखो बी देखो, बिकॉज बी को एक बार मेमोरी मिल गई, और वो डीएलोकेट कब होगा, जब मेन का क्लोजिंग आएगा, तब तक वो डीएलोकेट नहीं होने वाला। ओके, तो याद रखना थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका लाइफ रहेगा, सो इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक, सो एंड इट इज कॉल्ड एज लाइफ। ये समझा? ओके, तो ये मैंने लोकल वेरिएबल बनाया। चलो ग्लोबल वेरिएबल का थोड़ा थ्योरी छूट गया था, तो उस चीज को मैं ले लेता हूँ, देन फिर स्टैटिक पे चलते हैं। हाँ, पूरा समझेगा, डोंट वरी हिमांशु। सो ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर, अरे यार ये बीच बीच में, डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन, तो ये आपको समझ गया। तो ग्लोबल वेरिएबल इज विजिबल टू एनी एंड एवरी फंक्शन, कोई भी और कौन सा भी फंक्शन, एंड कैन बी यूज्ड बाय एनी पीस ऑफ कोड। आप कहीं पे भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हो, जो चीज हमने देख ली थी। अनलाइक लोकल वेरिएबल के जैसा नहीं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल रिटेन्स देयर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन एंड थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप बीच में ही किसी कोई भी फंक्शन के अंदर जाके उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एज रिटेन देयर वैल्यूज। रिटेन मतलब चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे लाइफ टाइम। ओके, सो व्हाट इज लाइफ टाइम? लाइफ टाइम मींस हाउ लॉन्ग द वेरिएबल इज परसिस्ट मतलब रहना इन द मेमोरी, कितने देर तक हमारा वेरिएबल रहता है, इसको बोला जाता है लाइफ टाइम। और व्हेन द मेमोरी, या फिर उसका और भी एक तरीके से बताया उन्होंने, व्हेन द मेमोरी सॉरी व्हेन द वेरिएबल स्टोर्ड इन स्टोरेज इज अलोकेटेड, जब कब सॉरी when the variable storage is allocated and deallocated, कब उसको मेमोरी मिल रही है और कब उससे मेमोरी छीनी जा रही है, उसी चीज को बोला जाता है लाइफ टाइम। द स्कोप ऑल्सो अफेक्ट द वेरिएबल लाइफ टाइम, उसका स्कोप जो है वो भी कभी कभी अफेक्ट करता है वेरिएबल की लाइफ टाइम से। अगर मैं सिंपल बात बोलूँ ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ जो होता है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता। सेम चीज स्टैटिक भी वैसा ही है, स्टैटिक को एक बार मेमोरी मिल गई तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक मेन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता, वो मेमोरी में परसिस्ट करता है, मतलब वो रहता है। बट हमारे जो लोकल वेरिएबल है उनका जो स्कोप है वो यहाँ तक ही होता है, एंड जैसे स्कोप जाता है तो भी उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। उसने बोला ना, क्या बोला, द स्कोप ऑल्सो अफेक्ट द वेरिएबल लाइफ टाइम, तो याद रखना। अब इसका लाइफ ज्यादा है, भले स्कोप इसका छोटा था पर उसका लाइफ ज्यादा है। क्यों? बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड लगने से क्या हो जाएगा, उसकी मेमोरी परसिस्ट रहेगी, रुकेंगी, कंपाइलर को पता चलेगा अच्छा इसको डिलीट नहीं करना है। एंड यू कैन सी हमने आउटपुट देखा, ए जो था वो इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, बट जो बी है वो हमें इंक्रीमेंट होते हुए दिखा, नजर आया। ओके, इफ एनीवन, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को पूछ सकते हो। स्टोरेज क्लासेस आर यूज टू, वाई स्टोरेज क्लासेस, क्यों पढ़ना चाहिए स्टोरेज क्लासेस? सो स्टोरेज क्लासेस आर यूज टू डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम, स्कोप और लाइफ टाइम को दर्शाता है स्टोरेज क्लासेस। देर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग, वहां पे हमारे पास 4 मतलब 4 स्टोरेज क्लासेस है। so, कौन सी है? ऑटो है, एक्सट्रीम है, स्टैटिक है और रजिस्टर है, ठीक है। सो मोस्ट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है स्टैटिक, बिकॉज ये अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी दिखेगा। आपको ना ऑटो दिखेगा, ना एक्सट्रीम दिखेगा, ना स्टैटिक दिखेगा, पर सॉरी रजिस्टर दिखेगा, पर स्टैटिक आपको सभी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्टैटिक कीवर्ड आपको नजर आएगा। ओके, तो क्या सर बाकी के छोड़ देना? नहीं, बहुत इजी है, आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा, वो चीज हमें पता नहीं थी कि उसको वो चीज बोलते थे, बस इतना ही है। सो स्टोरेज क्लासेस ऑफ अ सी विल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोवाइड करते हैं हमें स्टोरेज क्लासेस? सो स्टोरेज एरिया ऑफ वेरिएबल, कि वो कहाँ अपना बेड़ा लगाएगा, कि मतलब वो मेन मेमोरी में लगाएगा, कि रजिस्टर मेमोरी में लगाएगा, कि टेम्पररी मेमोरी में लगाएगा, ये चीज बताता है हमें स्टोरेज क्लास। सेकेंड, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, कि वो कितना दूर तक विजिबल रहेगा, द स्कोप ऑफ द वेरिएबल दैट विच ब्लॉक द वेरिएबल इज विजिबल, कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमें स्टोरेज क्लासेस से पता चलता है।
लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, दैट इज हाउ लॉन्ग द वेरिएबल इज विल बी देयर इज एक्टिव मोड, कितने देर तक वो मेमोरी में रहेगा एक्टिव मोड में, ये भी सारी चीजें हमें स्टोरेज क्लासेस की वजह से पता चलती है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेंगी जब हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करते। तो सर आप बोलोगे सर वेरिएबल को अगर कुछ इनिशियलाइज नहीं किया तो उसमें होता है गार्बेज, बिकॉज हमने बताया था, बट नहीं, सभी नहीं। स्टैटिक वेरिएबल अगर आप क्रिएट करते हो और उसमें अगर आप कुछ नहीं रखते हो तो उसमें गार्बेज नहीं होता, हमेशा आपको जीरो मिलेगा। सो ये खूबी है स्टैटिक की। स्टैटिक अगर आप वेरिएबल बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो कंपाइलर डाल के देगा आपको एज अ गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। ओके, तो याद रखना कि सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स में ही हमें मिलता है, बाकियों में आपको गार्बेज मिलेगा। या एक्सट्रीम में भी, बिकॉज ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो एक्सट्रीम में भी आपको जीरो मिलेगा। सॉरी, स्टैटिक में भी मिलता है और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का इसलिए मैं भूल गया बिकॉज ये हाईएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑटो है, एक्सट्रीम है, ऑटो, स्टैटिक एंड एक्सट्रीम एंड रजिस्टर है। ठीक है, सो ऑटो जो है वो सीपीयू की मेमोरी में जगह लेता है, देन बॉडी स्कोप में। अच्छा ठीक है, नीचे आओ, पता चल जाएगा चीजें क्या है। पहला है ऑटो, या व्हाट इज ऑटो? ऑटो इज ऑटोमेटिकली, पहले से आ जाता, अगर आपने नहीं भी लगाओगे तो भी होता है। अच्छा, तो ऑटो कीवर्ड इज अप्लाइड टू द ऑल द लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली। सर सच्ची, मतलब भाई आपने ए बनाया उसके सामने भी? हाँ जी, अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी वहां पे ऑटो लिखा हुआ है। आप नहीं भी लगा रहे हो तो भी कंपाइलर लगा रहा है आपके लिए, और आप लगा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, देयर इज नो चेंज एट ऑल। So auto keyword is applied to the all the variable automatically. It is default storage class. That's why it is known as a automatic variable. तो आप नहीं भी लगाओगे तो भी वो वहां पे है। तो जैसे यहाँ पे उसने लगा के दिखाया, int a equals to 10 किया, फिर auto int b equals to 10 किया और लिख दिया सेम लाइक अबाउ। तो दोनों चीजें सेम है, आउटपुट में आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, कुछ चेंज नहीं। हाँ, बस मेहनत बढ़ेगी कि आपको ऑटो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक इज डिफरेंट। ओके, द स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियलाइज ओनली वंस। हमने देखा ना, एक ही बार इनिशियलाइज होता है, एक ही बार वो वैल्यू लेता है। इनिशियलाइज ओनली वन एंड एग्जिस्ट, रहेगा, परसिस्ट करेगा टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। प्रोग्राम कब कंप्लीट होता है? जब मेन मेथड कंप्लीट होती है, फंक्शन कंप्लीट होता है। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन। आपने देखा ना, वो वैल्यूज अगर चेंज कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यूज को फिर से रिटेन कर रहा था, दूसरे फंक्शन में दे रहा था, इसलिए तो इंक्रीमेंट होते हुए दिख रही थी। एंड नेक्स्ट, द स्टैटिक वेरिएबल हैज द डिफॉल्ट वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल में भी क्या रहेंगी? डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी। अगर आप कुछ भी नहीं भी डालते हो तो भी उसके अंदर जीरो ही मिलेगा, गार्बेज नंबर्स नहीं मिलेंगे। विच विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर। कौन दे रहा है ये जीरो? कंपाइलर डालता है। ओके, तो यही वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, ए भी लिया था इसने, आई जे लिया है, सेम इंक्रीमेंट वगैरह। तो आई इंक्रीमेंट होते हुए दिखाएगा बिकॉज वो स्टैटिक है, और जे इंक्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज नॉर्मल वेरिएबल। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम जो स्टोरेज क्लास है ये ग्लोबल, जैसे ऑटो लोकल वेरिएबल्स के लिए अप्लाई होता है, वैसे एक्सट्रीम जो है वो ग्लोबल वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है। सो एक्सट्रीम स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू गिव अ रेफरेंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो मतलब ऑटो अगर लोकल वेरिएबल के लिए लगाया जाता है, लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, आपके ऊपर है। सेम चीज एक्सट्रीम भी जो है ग्लोबल वेरिएबल। अब ये कैसा है, ये खुद ही कंपाइलर लगाता है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सेम चीज अगर आप लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इसलिए तो मैंने बोला कि जो ऑटो और एक्सट्रीम है ये अगले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। आप C++ में यूज कर सकते हो, बट बाकी इधर नहीं है। नेक्स्ट, तो ये ग्लोबल वेरिएबल के सामने लगाया जाता है। तो एक्सट्रीम स्टोरेज क्लासेस इज यूज टू गिव द रेफरेंस टू द ग्लोबल वेरिएबल एंड इट इज विजिबल टू द ऑल द प्रोग्राम फाइल एंड इट इज इक्वलेंट, मतलब वैसा ही आप ग्लोबल वेरिएबल के जैसा आप कंसिडर कर सकते हो। आप लगाना है चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो। लास्ट इज रजिस्टर वेरिएबल। तो रजिस्टर वेरिएबल क्या? अब रजिस्टर वेरिएबल है तो अच्छा, सब कुछ अच्छा है इसका, ठीक है, फास्ट भी है, सबसे ज्यादा फास्ट है। मतलब जितने हमने पढ़े ना, ऑटो पढ़ा हमने, हमने एक्सट्रीम पढ़ा, हमने स्टैटिक पढ़ा, पर ये जो है रजिस्टर वेरिएबल ये सबसे ज्यादा फास्ट है। तो सर ये क्यों? एकदम सिंपल। अगर आपको डायग्राम, बेसिक कंप्यूटर डायग्राम अगर पता होंगी, अगर आपको, आपने अंदर का देखा होगा कोई भी कंप्यूटर का, नहीं भी देखा तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कोई भी कंप्यूटर होता है ना, तो उसके अंदर एक मेन पार्ट होता है। कोई बता सकता है कि कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? बेसिक में आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, तो कोई बता सकता है मेन पार्ट क्या होता है? या सीपीयू का ही पूछ रहा हूँ, सीपीयू के अंदर का मेन पार्ट पूछ रहा हूँ। सो दिस इज सीपीयू। सीपीयू, व्हाट इज सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
suppose. Yeah, processor is nothing but a CPU. किसी को पता है CPU के अंदर क्या होता है? Yeah, anyone know what is inside motherboard? कोई बात नहीं यार, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो भी जिनको पता है वो आप बता सकते हो यार। या ओके, सो यहाँ पे हमने ये इनपुट डिवाइसेस हो गए, ये आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक डायग्राम, ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये आपका मेमोरी हो गया। कोई बात नहीं, आपने मेमोरी लिखे थे, ये मेमोरी, मेन मेमोरी बोला जाता है इसको, ठीक है। सो मेन मेमोरी हो गया। एंड नेक्स्ट वन है सीपीयू। तो सीपीयू में सबसे मेन चीज होती है, रैम नहीं यार, नहीं, सबसे मेन चीज जो होती है सीपीयू में वो होता है ALU। गुड विशाखा। सबसे मेन जो होता है वो होता है ALU। सर ये क्या है, ये कुछ नया ही निकल के आ गया। सो व्हाट इज ALU? एनीवन नो? नाम पढ़ के तो आप बता सकते हो व्हाट इज ALU? एनीवन नो व्हाट इज ALU? ALNU, what is ALU? Arithmetic and logical unit. Good one. So what is ALU? Arithmetic, because अगर आप देखोगे सारे जो प्रोसेस है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल वाले ही होते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर ये मेन पार्ट है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, पूरा कंप्यूटर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीपीयू के अंदर ALU ही है जो लॉजिक फॉर्मेशन करता है या फिर अरिथमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये जो है ALU से कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर पेयर्स, HL पेयर, DL पेयर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना उनको पता है, HL पेयर, DL पेयर, ऐसे ना बहुत सारी रजिस्टर मेमोरी होती है। क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी। और ये मेमोरी हमें पता होती है, जो थोड़ा सा टेक्निकल बंदा है उस बंदे को पता होता है कि कितना रजिस्टर हमारा है। तो सर कहाँ पता चलेगा? ये तो हम नहीं बता सकते ना, ALU तो नहीं सुना, तो कहाँ से रजिस्टर? सिंपल फॉर्म है यार, सिंपल है कि अगर आपके पास दिस पीसी है ना, तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके आप जान सकते हो कि आपका रजिस्टर कितना बड़ा है। अगर आपके प्रोसेसर में आपको दिख रहा है 64, तो आपका रजिस्टर जो है एक एट ए मिली सेकेंड में वो 64 बिट का डेटा खुद के अंदर रख सकता है, मतलब टेम्पररी वेरिएबल्स में। सोचो वो टेम्पररी वेरिएबल इतने पास में होते हैं कि ALU डायरेक्टली उसमें टेम्पररी डेटा, मतलब जितना भी कुछ इनपुट दे रहे हो तो पहले वो टेम्पररी में रखता है, देन ALU को मिलता है, देन फिर प्रोसेस होता है और देन आउटपुट या फिर मेमोरी में जाता है। मतलब हर एक डेटा इस रजिस्टर पेयर के थ्रू ही गुजरेगा। अगर आपका CPU 64 बिट का है तो आपका रजिस्टर 64 बिट का है। एट ए टाइम 64 बिट पे वो मैनिपुलेशन कर सकता है। मैनिपुलेशन मतलब सर एक तो अरिथमेटिक करेगा या फिर लॉजिकल कुछ ना प्रोसेस करेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। तो ये जो 64 बिट के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है ये रजिस्टर में हो रहा है। बट अगर आप बनाते हो इंट a और इक्वल्स टू 10, तो ये क्या होता है? यूजर से इनपुट लिया तो ये यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट होंगे और वहां पे जाएगा। तो इट्स टेक अ टाइम, बिकॉज यहाँ पे टाइम टेकन होगा ना, बसेस से वो डेटा जाएगा, फिर रिट्रीव होगा, कन्वर्ट होगा, अमका ढमका जो भी कुछ होगा। तो ये इसमें प्रोसेस में टाइम जाता है। बट यही जो 10 है अगर मैं सेव करा लूँ इस मेमोरी में जो कि एक रजिस्टर मेमोरी में, तो वो फास्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ALU, मतलब ALU से बहुत ज्यादा पास है, तो कितना प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा ना। सेम चीज अगर मुझे अभी लिटरली अभी के अभी मेरे को पेन चाहिए और मैं आवाज दूं, आप लोग भी सुन रहे हो है ना, मेरा जो कोर्स है या फिर सेशन जो है आप लोग भी सुन रहे हो और मेरे घर वाले भी सुन रहे हैं, तो जोर से बोला कि यार मेरे को पेन चाहिए या फिर सेल चाहिए, पेन का सेल खत्म हो गया, तो मेरे घर वाले मेरे को जल्दी दे सकते हैं बिकॉज वो मेरे पास में। सेम चीज ये रजिस्टर में पेयर भी जो ALU के पास है वो जल्दी से जल्दी डेटा प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर फास्टर देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ज्यादा फास्ट होता है, बस इतना ही बताना था मुझे। ओके, सो रजिस्टर मेमोरी आर मोर फास्टर देन द रिमेनिंग मेमोरीज। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रजिस्टर वेरिएबल इज ऑल्सो अ लोकल वेरिएबल, ये भी लोकल वेरिएबल जैसा ही है। ओके, दिस इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल बट स्टोर्ड इन द रजिस्टर मेमोरी। बस उसका जो स्टोरेज है, बोला था ना उसने कि क्लासेस जो है स्टोरेज क्लासेस मेमोरी भी बताती कि वो कहाँ स्टोर्ड होगा। स्टोरेज इन रजिस्टर मेमोरी, वेयर एज द ऑटो वेरिएबल, मतलब जितने भी वेरिएबल बनाते हो वो सारे के सारे मेन CPU की मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। सर मतलब ये नीचे वाला, बाहर वाला, एक्सटर्नल रैम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, पर एग्जैक्टली कैचे वगैरह जो होती है वो कंसिडर करो, ठीक है। So auto variable are stored in the main CPU memory. Okay. Next, advantages क्या है भाई और क्या डिसएडवांटेज? लिमिटेशन भी है इसके, एडवांटेज तो है बट लिमिटेशन भी है, इसके वजह से ये आगे नहीं जा पाया। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको रजिस्टर भी नहीं दिखेगा।
द रजिस्टर वेरिएबल आर द फास्टर देन द रिमेनिंग वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल बनाओ उससे सबसे ज्यादा फास्ट दिखेगा आपको रजिस्टर वेरिएबल. Because the register variable are stored in the register memory, not in the main memory. Main memory में नहीं stored होता, register memory में, और register memory nearest closest to the ALU. So that's why. But limitation है यार. सर क्या limitation है इसमें? अच्छी तो बात है. लिमिटेशन ये है कि आपका प्रोसेसर जितना बिट का होगा उतना ही बिट वो रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है. अच्छा, मतलब मेमोरी कंजम्पशन उतनी फिक्स है. हाँ. So but only the limited variable can be used as a register since the register size is a very low. उतना ही होता है जितना आपको दिख रहा है, उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा. ओके तो अगर मैं पूछूं आपको कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है, अगर आप देख रहे होंगे मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है. देखो आप, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है बट मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस दैट इज विंडोज 8 वो मेरा 32 बिट का है. तो कितने में इंट टाइप के वेरिएबल बना सकता हूँ? कोई लॉजिक लगाएगा? मेरा 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने वेरिएबल बना सकता हूँ मैं इंट टाइप के? कोई बता सकता है? रजिस्टर टाइप का जो अगर मेरे को इंट टाइप का बनाना है कितने बनाऊंगा यार? 100, 200, 1, 4, 5, कितना? हाउ मेनी? कैसे निकालोगे? कोई है जो बता सकता है? चलो इंट कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है? चलो ये तो बता दो, इंट टाइप का एक वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा? 4 बाइट. 4 बाइट मतलब कितने बिट? चलो ये भी बता दो. 4 तो बोल दिया ना. या सो कितने बिट? 4 बाइट बोले तो कितने बिट? 32 बिट. सर कैसे पता चला सर? ये सिंपल बात है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट. तो क्या करोगे? 4 इंटू 8 कर दो, कितना मिलेगा? 32 बिट, राइट. और मेरा 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कितने वेरिएबल बना सकता हूँ मैं? एक. अगर 64 बिट का होता तो 2. पता चल गया कि कितने बना सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम यार. ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है उसके अप्रोप्रिएट, सो इट इज अ लिमिटेड, उतने ही बना सकते हो. तो यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट भी मार दोगे ना थोड़ा सा, एक दो बार, तो मेमोरी फुल का आउटपुट आ जाएगा. एंड ये चीज ट्राई मत करना, प्रोसेसर पे बर्डन आता है. ठीक है. हाँ एज अ टेस्टिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो इनपुट हमने डाला था डेटा 10, फिर इंक्रीमेंट किया उसने एक दो बार, एंड यू कैन सी फर्स्ट टाइम तो आप उसने आउटपुट दे दिया, फिर बोलेगा एरर मस्ट टेक एड्रेस ऑफ मेमोरी, बिकॉज उसको वही तो दिखाना है हमको कि यार मेमोरी लिमिटेड है, उससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो उसके बाद आपको यह मैसेज मिलेगा एरर मस्ट टेक द, जब तक आपका है, जब तक ले रहा है कैचे क्लियर कर करके वो ले रहा है तब तक लेगा, पर एक टाइम के बाद आपको ये मैसेज मिल सकता है. सो ऑलवेज थिंक बिफोर यूज रजिस्टर मेमोरी. तो ये सारी चीजें थी थ्योरी, तो इसलिए मैंने वो चीजें, आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना खुद से. कोई इशू नहीं है, सेम चीज चलेगा जितना भी कुछ पढ़ा है वो एग्जैक्टली exactly. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समझा क्या? रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस समझा क्या कि नहीं समझा? यस नो समझा? सो इट इज एंड ऑफ डे 3. anyone have any question or suggestions you can directly ask me या फिर call me. ठीक है. अभी 1 2 3 4 4 दिन बचे, मतलब 3 दिन बचे एग्जैक्टली. हाफ ऑफ सिलेबस इज कंप्लीटेड बिफोर दिवाली, एंड हैप्पी दिवाली गाइस. बिकॉज अभी कल तो क्लासेस नहीं है, कल से डायरेक्टली जो होगा वो ट्यूसडे को, मैंने बता दिया शायद आपको, है ना. तो अगर आपको मेरा कैलेंडर दिख रहा है तो ट्यूसडे 17 से हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी. इस बार थोड़ा डिले हो गया बिकॉज दिवाली आ गई, अदरवाइज कंप्लीट हो जाता था. कोई बात नहीं, 17, 18, 19, मे बी 20 या 22 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक वीक और चलेगा कोर्स और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा. देर इज नो एग्जाम एट ऑल, बट आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है. फाइनल आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाता है जो मैं करके दिखाऊंगा. देन उसमें थोड़ा सा चीज़ें आपने देखे होंगे, प्रीवियस मैंने प्रोजेक्ट दिया था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आपको उस चीज़ को सबमिट करना है. ओके. एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सेशन, तो आप अगर C++ के लिए आप इंटरेस्टेड हो या फिर हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. Why क्या? So why did you quit your corporate job and start?
खुद का होता है यार, कितना दूसरों के लिए काम करोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मेरा यही चाहिए कि यार खुद का होता है एंड थोड़ा विजन होना चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरा विजन है, आपके लिए थोड़ा ठीक है, मैं ये यूट्यूब पे थोड़ी डालना है तो मैं इसको